ठीक है, चलिए। तो कल हम लोगों ने टीथ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, ठीक है ना, जितनी ज़रूरत है उतना, ठीक है। तो आज जो है सबसे पहले थोड़ा सा टंग के बारे में देखो। टंग के बारे में ये है, एनसीईआरटी में बुक में भी दिए हुआ है, वो एक टर्म फ्रेनुलम दिया है। और फ्रेनुलम क्या होता है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। सुमाइला दूसरी बार आने की कोशिश करो बेटा, तुम ज्वाइन नहीं कर पा रही हो, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने टीथ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। देखो, टंग क्या है, आप सबको मालूम है कि टंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कहीं भी बोन से अटैच नहीं होता है। टंग इज अ स्ट्रक्चर, वालेकुम अस्सलाम। टंग इज अ स्ट्रक्चर विच नॉट अटैच टू बोन फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है ना। टंग एक ऐसा ऑर्गन है, देखो हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट जितने भी कौन से वॉलुंटरी ऑर्गन्स हैं, कौन से ऑर्गन, वॉलुंटरी ऑर्गन्स, जितने भी वॉलुंटरी ऑर्गन्स हैं एक्सेप्ट टंग, दे आर अटैच विद, एक्सेप्ट टंग, all voluntary organs attached to the bone, attached to the, सिवाय टंग के जितने भी वॉलुंटरी ऑर्गन है ना वो बोन से अटैच, लेकिन टंग कहीं भी बोन से नहीं था। दूसरी चीज, टंग इज अ प्रोजेक्टाइल, टंग कैन बी प्रोट्रूडेड आउट। दूसरा ऑर्गन प्रोट्रूड आउट नहीं किया जा सकता, बॉडी के अंदर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन टंग कैन बी प्रोट्रूडेड आउट। समझ में आया बात ना। तो ये दो चीजें हैं। तीसरी चीज जो है टंग, टंग जो है ना, टंग के सम टंग मसल्स पोस्टेरियरली अटैच टू द हाइवाइड बोन, लेकिन डायरेक्टली पूरा टंग नहीं अटैच होता है, पोस्टेरियरली अटैच टू द हाइवाइड बोन। ये बात हमने आपको पिछले क्लास में हमने बताया था, आपको ध्यान होगा कि जो पीछे में एक हाइवाइड बोन रहता है ना, जैसे कि ये एक इंसान है, तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ये एक इंसान है, तो यहाँ पे इनका टंग है, यहाँ पे ये टंग है, तो ये टंग ये है, लेकिन इस टंग के अंदर कुछ टंग मसल्स हैं, ठीक है ना। तो ये टंग मसल्स जो है ना ऐसे, यहाँ पे हाइवाइड बोन होता है, यू से उससे अटैच रहता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है। दूसरी चीज, टंग फॉर्म फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का फ्लोर, टंग फॉर्म फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। फ्लोर का मतलब समझते हैं ना, ये ओरल कैविटी है ना पूरा, आपको याद होगा, यहाँ से ये आपका, तो ये पूरा ओरल कैविटी हुआ ना, ये पूरा ओरल कैविटी, तो इसका फ्लोर, रूफ कौन बनाता है ओरल कैविटी का, पैलेट। पैलेट फॉर्म, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, पैलेट फॉर्म रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। तो ये बात समझ में आई, सबको समझ में आ गई। अब देखिए, जो टंग होता है ना, टंग के से अटैच एक टर्म है फ्रेनुलम। फ्रेनुलम कई तरह के होते हैं, हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ लिंगुअल फ्रेनुलम की बात किया है। मैं उसके लिए आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, आई थिंक यहाँ पे डायग्राम है, वो कहीं पे मैं देखा था वो डायग्राम। ये वाला डायग्राम दिख रहा है आप सबको ना, दिस डायग्राम, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये वाला डायग्राम दिख रहा है। अब इस डायग्राम में एक आदमी मुंह खोला है, ठीक है ना। आप भी मुंह खोलेंगे तो अगर अगर आपका दांत वात सब इंटैक्ट है, सब अच्छे से है, तो और आपका दांत सिमेट्रिकल है और आपके मुंह में कोई डिजीज फिजीज नहीं है, और आप बड़ा सा मुंह खोलेंगे और उसका फोटो खींचा जाए ना, तो ऐसे ही दिखेगा। कैसा दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो, ऐसा दिखेगा। अब इसमें आप देखो टंग, ये है टंग, दिस इज द टंग। ध्यान से सुनना, ये एनसीईआरटी में है। टंग का नीचे से भाई फ्री रहता है, तभी तो आप सब लोग अपना टंग को बाहर निकाला करो, कर सकते हो ना, लेकिन एक लिमिट के बाद नहीं निकाल सकते। एक लिमिट के बाद
नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो टंग को देखो पीछे से तो वो हायोग्लोसस मसल होता है, उसके जरिए वो हाइवाइड बोन से अटैच रहता है, जरूरत नहीं है आपको सबके बारे में जानने की। लेकिन टंग आगे से भी नीचे फ्लोर ऑफ द माउथ पे, ये है फ्लोर ऑफ द माउथ, दिस इज द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो इससे टंग का जो एंटीरियर सरफेस फ्री है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोजेक्शन होता है मेम्ब्रेनियस। आप सब फील कर सकते हैं अपने मुंह में उंगली डाल के, अगर साफ उंगली हो तब मुंह में उंगली डाल के नीचे की तरफ टंग के नीचे में फील कर सकते हो, एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन लाइक, उसको हम कहते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। तो हाउ विल यू डिस्क्राइब द लिंगुअल फ्रेनुलम, ये है लिंगुअल फ्रेनुलम। लिंगुअल फ्रेनुलम या स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर थ्रू विच टंग अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना होगा कि इट इज अ थिन membranous structure, membrane like structure by which anterior surface of tongue attached to the floor of mouth। मेरी बात समझ में आई, फ्लोर ऑफ माउथ, ठीक है ना। तो ये लिंगुअल फ्रेम। उसी तरह से आप लिप्स के बाहर में उंगली दांत से बाहर लिप्स के साइड में देखोगे तो यहाँ पे वैसे ही मेम्ब्रेन, उसको हम कहते हैं लेबियल फ्रेनुलम। और ये ऊपर वाले लिप में भी होता है, नीचे वाले में, तो ऊपर वाले को सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम कहते हैं, नीचे वाले को इन्फीरियर। लेकिन लिंगुअल फ्रेनुलम हमारे एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में एक बात दे देता है, बाकी आपका काम होता है करना, ठीक है ना। तो लेबियल फ्रेनुलम समझ में आया बात, यहाँ तक बात समझ में आया। तो वाई लिख दो, समझ में आ गया तो वाई लिख दो यार, एक दो बार लिख दो कि थोड़ा सा दो चार बच्चे लिख देते हैं तो थोड़ा सा लग जाता है कि हाँ तुमको वो समझ में आ गया, ठीक है ना। कम से कम दो चार बच्चे तो लिख ही दिया करो, हाँ चलो ठीक है ना। वाई लिख देने में यार हम लोग इतना दूर से बैठ के बिना आपकी शक्ल देखे पढ़ाते हैं, हम लोग को भी पे भी कुछ आप लोग भी कोशिश सोचिए कि हम लोग किस कंडीशन में पढ़ाते हैं। बहुत मुश्किल होता है वाकई में बिना बच्चों को देखे हुए पढ़ाना, ये वेरी डिफिकल्ट जॉब। या तो दूसरा है कि सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन करें और फिर सारे बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक है ना। लेकिन वो करेंगे नहीं बच्चे वीडियो, फिर बदतमीजी होने लगेगी, ठीक है ना। फ्रेनुलम, दूसरा ने कहा सर फ्रेनुलम क्या, हमने क्या कहा, टंग के फ्लोर के नीचे यहाँ पे एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है जिसके जरिए ये फ्लोर पे अटैच है, इसी को कहते हैं फ्रेनुलम। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेनुलम। समझ में आया बात। दूसरा यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है, कौन सा फ्रेनुलम, लिंगुअल फ्रेनुलम। वैसे ही लिप्स है ना, तो लिप्स के अंदर में भी रहता है, ठीक है ना, उसको लेबियल फ्रेनुलम, और लोअर में भी लोअर लेबियल फ्रेनुलम, अपर में अपर लेबियल फ्रेनुलम। लिप्स के, आप लिप्स के जस्ट नीचे दांत के बाहर हाथ लगा के देखो, आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको हम कहते हैं लेबियल फ्रेनुलम, और नीचे में भी तो उसको लिंगुअल फ्रेनुलम, लोअर लेबियल फ्रेनुलम और अपर लेबियल फ्रेनुलम, ठीक है ना। अब आई, तो ये टंग हो गया। अब टंग के ये वाला सरफेस, कौन सा सरफेस, इस सरफेस को, ये एक सरफेस हो गया और एक सरफेस ये है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले सरफेस को हम क्या कहते हैं बताइए, ऊपर वाले सरफेस को कौन सा सरफेस कहते हैं, कौन बताएंगे। हाँ, नीचे वाले सरफेस को हम कहते हैं वेंट्रल सरफेस, और ऊपर वाले को कहते हैं डोर्सल सरफेस। जो तो जो दांत की तरफ है, जो ओरल कैविटी की तरफ है, उसको हम कौन सा सरफेस कहते हैं, डोर्सल सरफेस। पैलेटल सरफेस नहीं कहते हैं बेटा, डोर्सल उसके टर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। या सुपीरियर सरफेस ऑफ टंग, इंफीरियर सरफेस ऑफ टंग, लेकिन मोस्ट ऑफ कॉमनली जो इस्तेमाल होता है वो डोर्सल सरफेस, ठीक है ना। तो अगर इस टंग का हम ऊपर साइड से फोटो खींचे, यहाँ से कैमरा ले जाके, यहाँ से कैमरा ले जाके फोटो खींचे इस टंग का यहाँ से, तो ये टंग कैसा दिखेगा, तो ये टंग ये है, ये ऐसे दिखता है टंग। और आप सब ने भी टंग को इमेजिन करो तो ऐसे ही इमेजिनेशन में आपके आएगा, ये है टंग, ठीक है ना। टंग का ये डोर्सल सरफेस हो गया, ये कौन सा सरफेस हो गया, विच सरफेस, तो डोर्सल सरफेस, दिस इज द डोर्सल सरफेस ऑफ टंग। समझ में आया मेरी बात। ये कौन सा सरफेस हो गया बेटा, डोर्सल सरफेस ऑफ टंग।
ठीक है ना। अब देखिए इस डोर्सल सरफेस पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे एक बहुत ही थिन डिप्रेशन दिखेगा, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एक और पिट लाइक, पिट समझते हो ना, एक छेद, पिट का मतलब होता है एक हल्का सा हॉलो स्ट्रक्चर दिखेगा, ये ऐसे, ठीक है ना। ये 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 अब देखो इस डिप्रेशन की वजह से टंग को हम लोग दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। कितना पोर्शन में? दो पोर्शन में, ठीक है ना। कितना पोर्शन में? दो पोर्शन में। इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर 2/3 और सॉरी फॉर दैट, यहाँ तक नहीं, ऐसे, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर 2/3 और इसको कहते हैं एंटीरियर, सॉरी पोस्टीरियर 1/3। ये कौन सा हो गया? पोस्टीरियर 1/3 और ये कहलाएगा एंटीरियर 2/3। हाँ थोड़ा सा पढ़ाया उससे ज़्यादा, ठीक है ना। आप लोग प्लीज इस तरह के क्वेश्चन मत कीजिए कि आपका आपने कितना, अब मैं इसमें भी अपना टाइम बर्बाद करूंगा क्या कि आपने कितना पढ़ा दिया। आप लोग बार बार ये बात, ठीक है ना, आप लोग बार बार ये बात पूछते हैं, ये प्लीज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोग टाइम से आया कीजिए बेटा, थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लिया कीजिए पहले आके। अब यह आके आप ये पूछते हैं बीच में डिस्टर्ब करेंगे, सर आपने कितना पढ़ा दिया, कितना हो गया, जितना स्क्रीन पर लिखा उतना हो गया, तो प्लीज ये सब ठीक बात नहीं है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखा कीजिए बेटा। एक तो ऑलरेडी टाइम ऑनलाइन में बहुत कम मिलता है, ठीक है ना। अब आपका टंग का दो सपाट है, एंटीरियर 2/3 जिसको हम कहते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर 1/3, और इसको जो डिवाइड किया, जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन टंग के डोर्सल सर्फेस, ये डिप्रेशन ये नेकेड आई से नहीं दिखेगा, ये किस चीज से दिखेगा? माइक्रोस्कोप से दिखता है ये डिप्रेशन। आप सोचोगे कि नेकेड आई से हम ये डिप्रेशन देखें तो नहीं दिखेगा, मैग्नीफायर ग्लास से भी दिख सकता है, बहुत हाई पावर का मैग्नीफायर ग्लास है ना, तो उससे भी दिख सकता है। इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? फोरामेन सीकम, सॉरी फोरामेन सीकम करें, सल्कस टर्मिनालिस। क्या कहते हैं? सल्कस टर्मिनालिस। इस डिप्रेशन का नाम क्या है? सल्कस टर्मिनालिस। तो आपसे पूछ दे कि टंग जो एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 में किस डिप्रेशन से डिवाइडेड है, तो सल्कस। टंग में एक पिट लाइक, इस तरह के ओपनिंग को हम पिट लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। पिट का मतलब होता है बीच में थोड़ा सा गड्ढा जैसे हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम। अब देखिए, देखो पोस्टीरियर 1/3 का जो टंग होता है ना, इसमें मेनली टॉन्सिल्स होते हैं। व्हाट इज टॉन्सिल? इसमें मेनली क्या होते हैं? टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल क्या होते हैं, कोई बता सकता है? इसमें मेनली क्या होते हैं? टॉन्सिल्स होते हैं। व्हाट इज टॉन्सिल? आपने बचपन से सुना होगा, टॉन्सिल हो गया, टॉन्सिल हो गया। एनीवन? ना 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 ना, बिल्कुल गलत बात। अली साबुद्दीन ने एक सही आंसर दिया है। चलिए मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, ये टॉन्सिल है। इसको हम कहते हैं बेसिकली, इस जो टंग के पोस्टीरियर 2/3 में जो टॉन्सिल है ना, इसका नाम है लिंगुअल टॉन्सिल। और टॉन्सिल क्या होता है मैं बता रहा हूँ, वाल्डेयर्स रिंग भी बताऊंगा, लिंगुअल टॉन्सिल्स। इसको हम क्या कहते हैं? बहुत सारे टॉन्सिल्स हैं, इसको हम कंबाइनली कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। क्या कहते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल। सुन लो, लिम्फ नोड तो आपको मालूम होगा, नहीं लिम्फ नोड मालूम है तो, लिम्फ नोड मालूम है या नहीं? नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ लिम्फ नोड क्या होता है। लिम्फ नोड सबको मालूम है। तो टॉन्सिल, देखो टॉन्सिल जो ओरल कैविटी, देखो लिम्फ नोड, चलो मैं बताता हूँ। लिम्फ नोड आई थिंक हमने बताया था, चलो मैं बता देता हूँ। लिम्फ नोड इज अ कलेक्शन ऑफ large number of lymphocytes with few other WBC as a solid structure। तो ये हमारे पूरे बॉडी में लिम्फ नोड पाया जाता है। तो समझ में आया? लिम्फ नोड इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट विद फ्यू अदर डब्ल्यू, बहुत सारा लिम्फोसाइट एक जगह जमा हो गया और वो एक सॉलिड बॉल के जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, उसमें कुछ और WBC है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिम्फ नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ नोड कहते हैं। अब लिम्फ नोड के अंदर, अब देखो
पूरे हमारे बॉडी में लिम्फ नोड होता है, ये नहीं कि खाली हमारे मुंह में लिम्फ नोड होता है। लिम्फ नोड इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द बॉडी, जहां भी लिम्फेटिक वेसल्स है ना, लिम्फेटिक वेसल्स में भी होते हैं। इसके अलावा ओरल कैविटी में जितने भी लिम्फ नोड होते हैं, ओरल कैविटी के रीजन में, फेरिंग्स के रीजन में, उसको हम क्या कहते हैं, टॉन्सिल। तो समझ में आया, व्हाट इज टॉन्सिल, समझ में आया। टॉन्सिल इज द लिम्फ नोड प्रेजेंट इन ओरल कैविटी रीजन। सबको समझ में आया तो वाई लिख दो। दूसरा लिख दो, तुम भी नो बोल रही थी, हाँ ठीक है ना। तो लिम्फ टॉन्सिल क्या होता है ये भी ध्यान से सुनिएगा। तो टॉन्सिल इज द लिम्फ नोड इन ओरल कैविटी रीजन। ओरल कैविटी रीजन, खाली ओरल कैविटी नहीं लिखा है, ओरल कैविटी रीजन का मतलब हो गया इसमें फेरिंग्स भी आ जाता है, तो फेरिंग्स में, ठीक है ना। तो कई सारे टॉन्सिल्स हमारे बॉडी, तो चूंकि टंग में ये टॉन्सिल है, तो लिम्फ नोड का कलेक्शन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल। अब देखिए, हम लोग टंग से टेस्ट करते हैं, टंग का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन टंग का कोई पूछे तो क्या कहोगे, टेस्ट। टंग के फंक्शन बहुत सारे हैं, टंग हैव ए लॉट ऑफ फंक्शन, टंग हैव फंक्शंस। तो आपसे पूछे कि स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, याद होगा ना, टंग में कितने न्यूरॉन नर्व की सप्लाई होती है, आप कहोगे टेस्ट। अदर फंक्शंस क्या है, अदर फंक्शंस क्या है, आपको याद है टंग में कितने नर्व की सप्लाई होती है, बताया था नर्व की, अरे चलिए वो सब छोड़िए, 3 है, तब गलत। आपको क्रेनियल नर्व पढ़ाया था, क्रेनियल नर्व में बताया था टंग के अंदर कौन कौन से नर्व की सप्लाई होती है, नाम बताइए, देखता हूँ आप में से किसको किसको याद है, तब तक मैं अदर फंक्शन से लिखता हूँ। अली साहबुद्दीन ने लिखा 5, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने, तो देखिए एक बच्चे ने लिखा इसके फंक्शन को स्वेलोइंग, ठीक है बिल्कुल सही बात है, स्वेलोइंग, बिना टंग के स्वेलो नहीं किया जा सकता है। दूसरे ने लिखा रोलिंग एंड मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, चलिए मास्टिकेशन सिंपली लिख दीजिएगा तो इसमें सब आ जाएंगे भाई, बिना ये चाहे ज़्यादा अच्छा आप ही का बात है, आप ही की बात को लिख देता हूँ, रोलिंग एंड स्वेलिंग ऑफ सलाइवा, ये चीज़ मोर बेटर ऑफ टर्मिनोलॉजी, क्योंकि मास्टिकेशन लिखने में हालांकि वो भी ठीक हो सकता है, रोलिंग एंड स्वेलोइंग ऑफ सलाइवा। और एक ने लिखा स्पीच फॉर्मेशन, मैं ये भी बात मानता हूँ, बिना टंग के आप सही प्रॉपरली बोल नहीं सकते हैं। हालांकि स्पीच, कौन कौन से नर्व होते हैं टंग में सप्लाई, सिर्फ ट्राइजेमाइनल होते हैं तब, और क्या काम होता है टंग का, एक काम और होता है, पूरा नाम लिखिए, निशा सिर्फ आपने 2 लिखा है, ग्लोसोफेरिंजियल फेशियल, और क्या काम होता है, टूथ क्लीनिंग, बिल्कुल सही बात है जिसने भी लिखा है, क्लीनिंग ऑफ टूथ, क्योंकि बिना आप दिन भर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली टंग को अपने टीथ पे ले आते हैं और अपने दांत की सफाई टंग से करते रहते हैं, क्लीनिंग ऑफ टीथ। अब देखिए, आप में से ये हमने बताया था ना, नर्व कितने सप्लाई होते हैं, नाम बताइए पहले। तो ट्राइजेमाइनल तो होता ही होता है, ट्राइजेमाइनल जनरल सेंसेशन को लेके जाता है, टच, टेम्परेचर, प्रेशर को, और क्या काम होता है, एंटीरियर 2/3 से फेशियल टेस्ट को लेके जाता है, पोस्टीरियर 1/3 से ग्लोसोफेरिंजियल लेके जाता है, टंग को मूव कौन कराता है, हाइपोग्लोसल, याद है ना, हाइपोग्लोसल 12th क्रेनियल नर्व। और एकदम पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट से टेस्ट को कौन लेके जाता है, वेगस, एकदम पोस्टीरियर मोस्ट, देखो जैसे ये टंग है ना, तो टंग के एंटीरियर 2/3 से टेस्ट को लेके कौन जाता है, फेशियल, पोस्टीरियर 1/3 से थोड़ा बहुत टेस्ट रिसेप्टर्स भी यहाँ भी होते हैं, यहाँ से टेस्ट को लेके कौन जाता है, मेनली ग्लोसोफेरिंजियल, लेकिन ये जो पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन है यहाँ से भी टेस्ट का होता है, तो यहाँ से कौन, वेगस, तो ये तो 3 हो गया। उसके अलावा ट्राइजेमाइनल इसे जनरल सेंसेशन को लेके जाता है, और हाइपोग्लोसल टंग को मूव कराता है, भाई टंग में जो मूव कराता है, तो समझ में आया। तो ये 5 क्रेनियल नर्व होंगे, आपको बताया था ना कि ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कितने क्रेनियल नर्व की सप्लाई है, 5। आप लोग जल्दी से मुझे ट्राइजेमाइनल कौन सा क्रेनियल नर्व है, 4th, 6th, 8th, 9th, कौन सा है, आप में से किसी बच्चे ने लिखा 5th, चलो मैं लिख देता हूँ 5th, चलो जल्दी से फेशियल का बताओ, फेशियल का बताओ, फेशियल से जो है 6 लिखा, मार के जो है तुम्हारा मैं भूत बनाऊंगा,
फेशियल कौन सा होगा? 7th। ग्लॉसोफेरिंजियल कौन सा? जल्दी जल्दी, ग्लॉसोफेरिंजियल 9th। वेरी गुड, ये याद रखना है ना। हाइपोग्लोसल कौन सा? 12। और वेगस कौन सा? 10। चलो, तो ये सब बात आपको भूलने के लिए थोड़े बताया गया है। और देखो, हमारा जो सब्जेक्ट है, मतलब हम लोग अभी जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ये मेरे बाप का सब्जेक्ट नहीं है, जिस सब्जेक्ट को भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट जो है ना, लाइफ लॉन्ग आपको पढ़ना है, इसी का एक्सटेंशन। तो अभी जितना अच्छे से आप पढ़ लेंगे उतना ही अच्छे से आगे आप करेंगे। दिस इज द बेसिक्स, ठीक है ना। अभी हमारे एक टीचर थे, इरफान हबीब, सॉरी इरफान साहब, पूरा नाम उनको मुझे नहीं याद है उनका, ठीक है ना। बल्कि इनफैक्ट हम लोगों ने कभी पूरा नाम जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उनसे इतना हम लोग रिस्पेक्ट करते थे कि पूरी नाम इरफान साहब जी, बताया नहीं था कि मेरे जूलॉजी के टीचर की डेथ हो गई। तो हम लोगों के बैच में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनके पढ़ाए हुए हैं। तो सारे बच्चे का यही था कि उन्होंने जो हम लोग को जूलॉजी पढ़ाई, वो हम लोग को मेडिकल साइंस में काम आया। जो 11th-12th की पढ़ाई हुई जूलॉजी स्कूल में, समझ रहे हैं बात को। तो एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत होती है। अगर आप मेडिसिन में जाएंगे ना आगे, तो आपको बहुत सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी। और जिसका जितना सॉलिड फाउंडेशन रहेगा ना, वो आगे उतना ही अच्छा मेडिकल कॉलेज में करेगा। समझ रहे हैं बात को ना। तो इस सब्जेक्ट को आप सिर्फ सिलेक्शन के पर्पज से नहीं पढ़िए, साथ साथ आप इसलिए भी पढ़िए कि ये एक हमारा सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए। अब 9th-10th में जिस बच्चे ने फिजिक्स ज़्यादा पढ़ा होगा, उसको भी फिजिक्स आसान लगता होगा। 9th-10th में जिसने केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, उसको केमिस्ट्री अब आसान लगता होगा। 9th-10th में जिसने बायो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसको, अरे मेरी स्कूलिंग सरकारी स्कूल से हुई है, मैंने सरकारी स्कूल से किया। 11th-12th यहीं एमयू से, आप लोग कहीं एमयू से किया हूँ, ठीक है ना। जब आप लोग पैदा नहीं हुए, पैदा हो गए रहे होंगे, नहीं हुए होंगे आप लोग, कहाँ होते, उस वक्त मैंने यहाँ से 11th-12th किया है, ठीक है ना। जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए, क्योंकि आई थिंक 2000 में आप में से मैक्सिमम बच्चों की पैदाइश नहीं हुई रही होगी। मैक्सिमम 20 साल के तो शायद ही कोई होंगे आप लोगों में से, 20-21 साल के, ठीक है ना। तब हमने यहाँ से 11th-12th किया था, ठीक है। चलिए, तो आइए अब टंग के ऊपर देखो, ये हमारे एनसीईआरटी के बुक में टंग में के बारे में कहाँ पे दिया है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो न्यूरॉन से रिलेटेड कुछ बात तो हम टंग का वहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको टंग के ऊपर जो होता है ना, स्पेशली इस आप एंटीरियर टू थर्ड पे देखोगे ना, तो बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं। उन प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? पापिला। देखो, कहीं भी बॉडी में प्रोजेक्शन होता है तो उसको पापिला कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ टंग के सरफेस पे बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? पापिला। अब ये प्रोजेक्शन एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्शंस हैं इस तरह के, यहाँ पे ये इस तरह से प्रोजेक्शंस होते हैं। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये इस तरह से प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे। फिर आप इधर भी देखोगे तो छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। और कुछ प्रोजेक्शंस ये हैं, ये लाल वाला, इनको हम क्या कहते हैं? पापिला। अब अलग अलग पापिला है, आपको में से कोई बताएगा ये कौन सा पापिला है? ये लाल वाला जो सबसे ज्यादा है, ये लाल वाला जो सबसे ज्यादा है, इसको हम कहते हैं फोलिएट पापिला। प्रोजेक्शन है टंग के ऊपर, लेकिन ये बहुत छोटा छोटा होता है, ये बहुत ही छोटा छोटा होता है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा यही होता है, यही प्रोजेक्शन होता है। तो फोलिएट पापिला। उसके बाद सेकेंड मोस्ट जो एबंडेंट है, ये ब्लैक वाला है। इसको हम कौन सा पापिला कहते हैं? ये जो उतना छोटा नहीं होता है, ये रिलेटिवली बड़ा होता है, इसलिए मैं इसको बड़ा साइज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ये, इसको हम कहते हैं फंगीफॉर्म पापिला। क्या कहते हैं बेटा? फंगीफॉर्म पापिला। ये लेटरल सरफेस पे जो है, ये इसको हम कहते हैं फोलिएट पापिला। ये सब टंग के ऊपर प्रोजेक्शन है, कौन से सरफेस पे? डोर्सल। और ये जो ब्लैक, जो कि लार्जेस्ट पापिला होता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं, बताओ भाई, इसको हम क्या कहते हैं? जो कि लार्जेस्ट है लेकिन सबसे कम है, इसको हम कहते हैं, इन प्रोजेक्शंस को सरकुम वैलेट पापिला। नहीं, वाल्वेट नहीं, सरकुम वैलेट। क्या कहते हैं? सरकुम वैलेट। कौन सा पापिला कहते हैं? सरकुम वैलेट पापिला।
तो आपके एंटीरियर 2/3 के डोर्सल सरफेस पे बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? पापिला। फोलिएट, अच्छा 2 बार हो गया ये, सॉरी ये फोलिएट नहीं कहलाता, ये रेड वाला जो है ना, ये वाला मैं, ये फिलीफॉर्म कहलाता है। कौन सा कहलाता है? फिलीफॉर्म पापिला, फिलीफॉर्म, ठीक है ना, फिलीफॉर्म पापिला, ठीक है ना। तो ये पापिला क्या है? फोलिएट, बताइए फोलिएट है। सर्कुम्बैलेट के नीचे क्या है? फोलिएट है, ठीक है ना। FOLIAT, ये फोलिएट पापिला, ठीक है। तो टंग के सरफेस पे, एंटीरियर 2/3 पे, डोर्सल सरफेस पे 4 तरह का प्रोजेक्शन है, अलग अलग साइज का। इन प्रोजेक्शंस में से कुछ प्रोजेक्शंस के अंदर टेस्ट बड होता है, कुछ में टेस्ट बड नहीं होता है। समझ में आया बात? तो पापिला कितने तरह के हैं? 4 तरह के हैं। इनमें से मोस्ट न्यूमरस पापिला, पापिला मतलब प्रोजेक्शन, और टंग पे तो टंग पापिला। तो टंग पापिला कितने तरह के हैं? 4 तरह के हैं। उसमें से मोस्ट न्यूमरस कौन सा है? क्वेश्चन आता है ये। तो मोस्ट न्यूमरस जो है ना, हाँ मैं बता रहा हूँ, मोस्ट न्यूमरस कौन सा है? फिलीफॉर्म। डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा है। लीस्ट न्यूमरस कौन सा है? तो सर्कुम्वैलेट। कौन सा पापिला नॉन फंक्शनल या वेस्टिजियल है? नॉन फंक्शनल पापिला, नॉन फंक्शनल कौन सा है? तो नॉन फंक्शनल है फोलिएट। उसका कोई काम नहीं था, उसको वेस्टिजियल कहते हैं, ठीक है ना। और लार्जेस्ट कौन सा है? सर्कुम्वैलेट। स्मॉलेस्ट कौन सा है? फिलीफॉर्म। अब आपसे पूछा जाता है विच पापिला, टंग पापिला हैव टेस्ट बड। टेस्ट बड किस में होता है? टेस्ट बड मतलब टेस्ट रिकॉग्निजिंग स्ट्रक्चर। तो टेस्ट बड जो होता है ना, 2 पापिला में होता है। कौन कौन से में? तो सर्कुम्वैलेट में, याद रखेंगे, सर्कुम्वैलेट में टेस्ट बड होता है, और दूसरा किस में होता है टेस्ट बड? फंगीफॉर्म में। अब टेस्ट बड क्या है? तो जैसे देखो ये एक पापिला है, यहाँ पे देखो ये एक प्रोजेक्शन है, देखो यहाँ पे इस डायग्राम को, ठीक है ना। ये पूरा एक पापिला है, ये पूरा एक प्रोजेक्शन है। जैसे कि इसको मैं डायग्राम से बना के, अब खुद से डायग्राम बनाता हूँ तो दिक्कत होगी। मान लो ये एक प्रोजेक्शन है, सर्कुम्वैलेट किस कलर से दिखाया है? कौन सा कलर है? कलर जो भी है, वायलेट ना कहते हैं इसको जी, कौन सा कलर कहते हैं इसको? जो भी। तो ये एक प्रोजेक्शन है ऐसे। तो इस प्रोजेक्शन को जब आप देखो ये ऐसे है, ठीक है ना, ये प्रोजेक्शन है, ऊपर टंग के सरफेस पे ऐसे प्रोजेक्शन निकला हुआ है, ठीक है ना। तो आप जब इसको देखो गौर से, तो इसमें यहाँ पे हॉलो स्पेस रहता है ऐसे, और इसी इस ये जो हॉलो स्पेस है ना, इसके अंदर डायग्राम में आप देखोगे बहुत माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्शन से निकले होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं टेस्ट बड। क्या कहते हैं? टेस्ट बड। तो सर्कुम्वैलेट पापिला के अंदर कितना टेस्ट बड होता है? तो 100 टेस्ट बड के, 100 to 110 टेस्ट बड। समझ में आया बात ना। और फंगीफॉर्म में 10 से 15 टेस्ट बड, ठीक है। उसके अंदर में कितना? 10 से। दूसरी बात, सर्कुम्वैलेट का नंबर भी 10 से 15 ही होता है, 10 to 15 इन नंबर। और किसके एंटीरियर है सर्कुम्वैलेट पापिला? ये एमसीक्यू में मिलेगा आपको, उसमें नहीं मिलेगा। किसके एंटीरियर? तो फोरामेन सिकम या सल्कस, सल्कस फोरामेन सिकम प्लस सल्कस टर्मिनालिस के आगे में है। क्यों भाई? सल्कस टर्मिनालिस और फोरामेन सिकम के आगे में है ना। तो अगर आप किसी भी एक इंडिविजुअल को, हाँ पूरी टंग पे 10 से 15 होता है। कौन सा? सर्कुम्वैलेट पापिला पूरी टंग पे कहाँ होता है? जस्ट एंटीरियर टू सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है ना। पूरे टंग पे होता ही नहीं है, सिर्फ कहाँ, लोकेशन भी ध्यान रखना है। पहले आता था, अब नहीं आता, इसलिए मैं लोकेशन पे नहीं ओके कर रहा हूँ, ठीक है ना, जरा बता रहा हूँ। पहले बहुत डिटेल में इस डिस्कस करते थे इन सब चीज़ों को, लेकिन अब तो बहुत सी जितना आपको नीट स्पेसिफिक बात करनी है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि ये टेस्ट बर्थ क्या है, तो टेस्ट बर्थ के बारे में हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिए हुआ है। कहाँ पे? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
हाँ उसके अंदर 100 होता है। सर्कुम्बेलेट पापिला के अंदर कितना टेस्ट बड होता है? 100। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट बड इन विच पापिला? सर्कुम्बेलेट पापिला। 2 ही पापिला में होता है टेस्ट। तो देखो ये डायग्राम हमने, ये एक टेस्ट बड का डायग्राम है। दिस इज डायग्राम ऑफ अ टेस्ट बड, दिस इज द डायग्राम ऑफ टेस्ट बड, ठीक है ना। ये एक टेस्ट बड का डायग्राम है, ये पूरा, ये दिस इज डायग्राम ऑफ टेस्ट बड। और हर एक टेस्ट बड में टेस्ट पोर होता है और उसके अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं। ये हमारे बुक में, एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कि टंग के अंदर जो टेस्ट बड है ना, उसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। कौन से? तो नाम वही हम याद कराएंगे, बेसल सेल, सेंसरी सेल एंड गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स, ठीक है ना। एक टेस्ट बड का फोटो है, ठीक है। तो आपको ये 3 नाम ध्यान रखना है। और टंग इज लाइन बाई डोर्सल सरफेस और टंग इज लाइन बाई विच एपिथेलियम। तो चाहो तो ये याद कर लेना, ये चीज आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। आपको याद ही होगा कि सारे ओरल कैविटी के अंदर, सारे ओरल कैविटी के अंदर, सॉरी सेंसरी न्यूरॉन हमने यहाँ पे गलत ये बना दिया है, ये सपोर्टिंग सेल्स, इसको हम दूसरे कलर से बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सपोर्टिंग सेल तो दिखाता है ये वाला कलर से सपोर्टिंग, ये 3 तरह के सेल्स हैं। नीचे जो न्यूरॉन है, आपसे पूरे ओरल कैविटी के अंदर, अरे बताता हूँ, ये पहले ही डॉक्टर एकदम लग रहा है कि ओरो लैरिंगो फेरिंग्स का स्पेशलाइज्ड सर्जन बनना चाह रहा है कि सर टॉन्सिल क्यों होता है। बताऊंगा यार, जरूरत पे जहाँ जरूरत होगी वहाँ बताऊंगा। तो आपको याद होगा, इंटायर ओरल कैविटी लाइन बाय ऑलमोस्ट नॉन पैटनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अनामयू पूछी कि सर टॉन्सिल क्यों होता है, बताएंगे भाई। अभी पहले ओरोफेरिंगल सर्जन बाद में बनना, पहले अभी जितना जरूरत है उसको तो पहले, इतना ही में पढ़ाने में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है ना। और आलतू फालतू का तुम लोग कुछ नहीं खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये बात याद रखना है। और इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, ये तीनों सेल्स का नाम आप चाहें तो अभी याद कर लीजिए, या न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम डिस्कस करेंगे फिर से, टेस्ट बर्ड है, ठीक है ना। तो इतना बात याद रखना है, ये टंग का इमेज आपको ध्यान नहीं रखना है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। समझ में आ गया बात? यहाँ तक समझ में आ गया? आइए अब थोड़ा सा टंग से रिलेटेड, और टंग की बात तो हो गई, टंग से रिलेटेड अब और कोई जरूरत नहीं है जानने की इससे ज़्यादा, ठीक है। अब आपको ये फोटो हमने बनाया था, देखो आपको मालूम है ना, दिस इज द पैलेट, ये पैलेट है। अब पैलेट, ये देखो भाई साहब ने मुंह खोला है ना, देखो ना, ये शायद अनम अयूब ने मुंह खोला है, ठीक है ना, ये मुंह खोला है। तो मुंह खोला है तो नीचे में तो टंग है, ऊपर में ये क्या है? पैलेट है। पैलेट में अगर आप मुंह पे, पैलेट पे अंगुली ले जाओ तो पीछे के साइड में सॉफ्ट सॉफ्ट दिखेगा, तो पीछे वाले को हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट पैलेट। और आगे में हार्ड दिखता है तो हार्ड पैलेट। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे ना पूरे पैलेट में, तो हार्ड पैलेट कंस्टिट्यूट एंटेरियर, मेक एंटेरियर 2/3 एंड सॉफ्ट पैलेट में पोस्टेरियर 1/3। तो हार्ड पैलेट को हार्ड पैलेट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें बोन होता है। और सॉफ्ट पैलेट में बोन नहीं होता, सिर्फ मसल होता है, सिर्फ मस्कुलर होता है। तो आपसे पूछा जाए कि मस्कुलर पोर्शन ऑफ पैलेट, तो सॉफ्ट पैलेट, एंड बोनी पोर्शन ऑफ पैलेट तो हार्ड पैलेट। इतना समझ में आया बात? ये यहाँ से यहाँ तक देखो, ये पूरा हार्ड पैलेट है, ये पूरा हार्ड पैलेट है यहाँ तक। और उसके पीछे वाला रीजन जो है ना, वो क्या है? वो क्या है बेटा? सॉफ्ट पैलेट, ठीक है ना। समझ में आया? हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट का ध्यान रखें। अब देखो सॉफ्ट पैलेट क्या होता है ना, पीछे में अगर आप किसी का मुंह खुलवा के, आपके घर में कोई हो, ऐसे आजकल मुंह खुलवाना भी एक रिस्की काम है, लेकिन आप घर में अगर सब लोग रहते हैं एक साथ तो कोई दिक्कत नहीं। आप मुंह खुलवा के देखोगे, टॉर्च मार के देखोगे, तो पीछे में एक प्रोजेक्शन, सॉफ्ट पैलेट से पीछे में यहाँ पे एक प्रोजेक्शन दिखता है, ये देखो ये पूरा सॉफ्ट पैलेट है। और ये सॉफ्ट पैलेट से प्रोजेक्शन सबको दिखता है। इस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? उबुला। इस प्रोजेक्शन स्पेशली नाम याद रखिएगा इसका, ये इंपॉर्टेंट है, उबुला। क्या कहते हैं? उबुला। समझ में आया बात? समझ में आया कि नहीं आया? उबुला क्या होता है, समझ में आया? तो दिस प्रोजेक्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट इज नोन एज उबुला। और यहाँ बीच में, भाई नीचे में ये पीछे पोस्टीरियर ओपनिंग है फेरिंग्स में, किसमें? ये ओपनिंग है। तो यहाँ पे फोर्सेस वगैरह क्या होते हैं जरूरत नहीं है जानने की, मैंने बताने को बताया, बहुत कुछ बताया जा सकता है। पूरा मेडिकल साइंस आप लोगों को थोड़ा अभी पढ़ना है, अभी तो आपको बस बेसिक। तो ये क्या हो गया? ये उबुला हो गया। तो आपको पूछा जाए कि पैलेट, तो पैलेट में पहला चीज आप डिस्कस करेंगे कि पैलेट जो है ना, फॉर्म, रूफ। दूसरा चीज आपको याद रखना है, पैलेट के 2 पोर्शन है। कितने पोर्शन है?
दो, हार्ड सॉफ्ट। हार्ड क्या है? बोनी। सॉफ्ट क्या है? मस्कुलर। हार्ड कितना पार्ट कंस्टिट करता है? 2/3 ऑफ पैलेट। सॉफ्ट कितना? 1/3। सॉफ्ट पैलेट के पोस्टीरियर में एक प्रोजेक्शन है नीचे की तरफ, उस प्रोजेक्शन का नाम क्या है? तो उबुला। तो उबुला इज अ कंपोनेंट पार्ट ऑफ। पहले जितना बता रहा हूँ यार उतना सुनो ना, पहले ही काम पूछना, जरूरत होगा तो हम काम बताएंगे ना। पहले ये बात जो हम पूछे हैं उसको समझो ना यार, तुम लोग कसम से इरिटेट कर देते हो कभी कभी। उबला का काम बता दूंगा, जरूरत जहाँ है बताऊंगा भाई, अभी बताऊंगा, लेकिन जरूरत आप पहले जो बात बता रहा हूँ उसको पूछो ना, अभी लिख रहा हूँ। आप उबला का काम क्या होता है, तो सर्जी टॉन्सिल का क्या काम होता है, बताऊंगा बेटा। बट आप लोग सुकून से रहो, जो बता रहा हूँ उसको समझो ना। अब देखिए, हार्ड पैलेट पे पहले एक स्ट्रक्चर को तो बता दिया जाए। अब ये हार्ड पैलेट है ना, हार्ड पैलेट पे देखो, अगर आप अपने हार्ड पैलेट पे हाथ रख के देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे एंटीरियर रीजन में, यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको फील होगा कि यहाँ पे कुछ ऊपर ऊंचा नीचा है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रूगी। कहीं भी देखो, रूगी एक जनरलाइज टर्म है। कहीं भी अगर आप एंटीरियर टू कहीं भी आप अगर फोल्डिंग या एक आउटग्रोथ दिखता है इस तरह का, तो उसको हम रूगी कहते हैं। गैस्ट्रिक रूगी भी होता है, आगे हम बताएंगे। तो इसको हम सिर्फ रूगी नहीं कहते हैं, बल्कि इसको हम कहते हैं पैलेटाइन रूगी। तो व्हाट इज द पैलेटाइन रूगी? तो पैलेटाइन रूगी इज द पैलेटाइन रूगी। पैलेट के एंटीरियर पोर्शन पे, हार्ड पैलेट के एंटीरियर पोर्शन पे कुछ प्रोजेक्शंस है, और इस प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? पैलेटाइन रूगी। अब आपको याद होगा, मैंने एक बात समझिए, आपको याद होगा पैलेटाइन रूगी, सिंपली रूगी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पैलेटाइन रूगी। अब देखिए, आपको याद होगा टंग के सरफेस पे भी क्या है? पापिला है, प्रोजेक्शन है। पापिला मतलब प्रोजेक्शन, पापिला का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन। टंग के जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, नेकेड आई से नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक रोड है, उसमें बहुत सारा गड्ढा है, जगह जगह गड्ढा है, कहीं पे ऊंचा है, तो जो ऊंचाई है उसको हम क्या कहते हैं? पापिला। ठीक है, तो टंग के ऊपर बहुत सारा प्रोजेक्शन है और हार्ड पैलेट के इंटीरियर रीजन पे प्रोजेक्शन है, लेकिन उसको हम पापिला नहीं कहते, उसको हम पैलेटाइन रूगी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? तो उसके पीछे भी रीजन है, आप लोग आराम से बैठिए, जरूरत से ज्यादा नहीं जानिए, ठीक है ना। तो इन दोनों का काम क्या होता है? पैलेटाइन रूगी स्पेशली क्या करता है ना, जो कार्निवोरस एनिमल है ना, उसमें पैलेटाइन रूगी बहुत वेल डेवलप्ड होता है। हम लोगों में भी है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा वेल डेवलप नहीं है, शेर बाघ इन सब में बहुत वेल डेवलप्ड होता है। तो पैलेटाइन रूगी स्पेशली हेल्ड इन होल्डिंग द नॉन वेज फूड। नॉन वेज फूड को होल्ड करने में, अब ये नहीं कि हम लोग जो गला हुआ फूड खाते हैं, नॉन वेज गोश्त खाते हैं, वो नॉन वेज नहीं, जो कच्चा गोश्त खाते हैं उसको। तो पैलेटाइन रूगी हेल्प इन होल्डिंग द नॉन वेज फूड। एंड पैलेटाइन के पहले हमारे टंग के ऊपर जो प्रोजेक्शन है पापिला, दैट हेल्प इन द होल्डिंग जनरलाइज फूड। जनरलाइज फूड, तो ये बात आपको याद रखना है। तो टंग का एक तीसरा काम क्या हो गया? होल्डिंग द फूड। होल्डिंग द फूड। और दूसरी चीज, पैलेटाइन रूगी कहाँ पे होता है? इसी का एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। तो पैलेटाइन रूगी का काम क्या है? होल्डिंग फ्लेश। किसी ने लिखा है फ्लेश, तो बिल्कुल सही लिखा है, फ्लेश लिखना ज़्यादा अच्छा है, होल्डिंग फ्लेश, ठीक है ना, नासिर ने लिखा है, ठीक है ना। तो समझ में आया बात यहाँ तक? तो अब देखिए, अब कोई खाना स्वेलो करता है, तो जब हम स्वेलो करेंगे तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि उबला वैसे ही लटका रहना चाहिए या उबला को ऊपर जाना चाहिए? बताइए। जैसे ये भाई साहब हैं, ये भाई साहब जब खाना, देखो इनका मैं फिर से बनाता हूँ थोड़ा, ये है इनका हार्ड पैलेट और यहाँ से शुरू होता है इनका सॉफ्ट पैलेट। ये है सॉफ्ट पैलेट और सॉफ्ट पैलेट का ये प्रोजेक्शन है। इस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? मेरा अनप्रोपोर्शनेटली सॉरी फॉर दैट, ये बहुत ज़्यादा ये हो गया गड़बड़, इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा ताकि आके ये सॉफ्ट है। ये नीचे वाला क्या कहलाएगा? ये चीज़ ये कहलाएगा, ये वाला चीज़ क्या कहलाएगा? उबला। तो और पीछे वाला इसके जो स्पेस है, यहाँ पे क्या ओपनिंग होता है? ये पूरा नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी है, और यहाँ पे क्या? नेजोफेरिंक्स है। अब जब खाना हम खाते हैं तो ये ऊपर की तरफ आता है, और आता है तो क्या करता है? नेजोफेरिंक्स को
क्लोज करता है। किसको करता है? नेजोफेरिंक्स को क्लोज करता है। तो मतलब फंक्शन ऑफ ऊवुला, ड्यूरिंग द स्वेलोइंग इट क्लोजेस द विच स्ट्रक्चर? इंटरनल नेयर। किसको? इट क्लोजेस द, ये ऊपर की तरफ आएगा और जब आएगा तो किसको क्लोज करेगा? इंटरनल नेयर को। किसको क्लोज करेगा बेटा? इंटरनल लेयर को। और इस तरह से फूड हमारा जो है ना नेजल चैम्बर में यहाँ पे फूड नहीं आ पाता है। बात समझ में आया ना? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऊवुला? समझ में आ गया ऊवुला का फंक्शन? तो स्वेलोइंग के दौरान, ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऊवुला क्लोजेस द इंटरनल नेयर। कौन सा नेयर? इंटरनल नेयर। एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू, मोहसिन साहब लिख रहे हैं मजा आ गया सर, ठीक है ना? तो प्रिवेंट, बेटा पढ़ाई करो, मजा तो लेना ही है लेकिन पढ़ाई करो, ठीक है ना? ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऊवुला क्लोजेस द इंटरनल एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू नेजल चैम्बर। तो इस तरह से हम लोग खाना जब स्वेलो करते हैं ना, समझ रहे हैं बात को, तो हमारे नेजल चैम्बर में नहीं, ठीक है ना, फूट जाता है। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऊवुला प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हुआ बेटा, वो पूरा, अरे यार यहाँ पे दो, अब मान लो देखो इन्होंने कहा कि सर नेजल चैम्बर तो दो होता है, थोड़ा कॉमन सेंस भी होता है बेटा। यहाँ पे दो है, ठीक है, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से। अब मान लो यहाँ से कैमरा ले जाके फोटो खींचा, इन्होंने किसने भी पूछा है कि सर नेजल चैम्बर तो दो होता है? नासिर साहब ने पूछा है। यहाँ से कैमरा ले जाके इसका फोटो खींचोगे तो ये दो नजल चैम्बर है, देखो यहाँ पे दो दो नजल चैम्बर का दो ओपनिंग है, ये दो ओपनिंग है, ये दो ओपनिंग है, तो ये दोनों ओपनिंग के ऊपर ये उबला आ जाता है, ये ओपनिंग और ये दोनों के ऊपर सिंगल उबला यहाँ पे आके क्लोज कर दिया, ये सिंगल उबला इसको क्लोज कर दिया, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? समझ में आया बात? ठीक है ना? तो ये बात हो गई। अब पैलेट के बारे में इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है जानने की, हालांकि पहले थोड़ा सा के अंदर कुछ टेस्ट रिसेप्टर्स भी होते हैं, वो टेस्ट को भी डिटेक्ट करता है, लेकिन जरूरत नहीं है आपको, इतना ही जरूरत है, इससे ज्यादा आपको। अब यहाँ तक की कहानी खत्म होगी। अब देखो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी आप में से किसी ने पूछा था कि सर टॉन्सिल, देखो इसीलिए हम कुछ चीजें जो है ना थोड़ा बहुत, हालांकि ये अब के लिए एक्स्ट्रा है, ये अब के लिए एक्स्ट्रा है, मुझे नहीं लगता है कि ये पूछा जाएगा, लेकिन एमसीक्यू में ये अभी भी क्वेश्चन रहता है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम एमसीक्यू के बुक में हो सकता है हमारा जो पैकेज हो उसमें भी इसमें क्वेश्चन हो। एक टर्म होता है वाल्डेयर्स रिंग, पहले सुन लो। लिम्फ नोड का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन? रूगी मतलब होता है प्रोजेक्शन, ले ऐसा प्रोजेक्शन होना तो उसको कहते हैं रूग। सिंपली अगर ऐसे हो कोई चीज प्रोजेक्टेड तो उसको हम क्या कहते हैं? पापिला। और ऐसे प्रोजेक्टेड हो कहीं पे, ये फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है, और इस फ्लैट सरफेस पे ऐसे प्रोजेक्शन हो, लेटर इस तरह से प्रोजेक्शन हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? रूगी। या फोल्डिंग हो तो उसको क्या कहते हैं? रूगी। पैलेट के ऊपर है तो पैलेटाइन रूगी। अगर टंग के ऊपर इस तरह का प्रोजेक्शन है तो इसको हम क्या कहते हैं? पापिला, टंग पापिला। बात खत्म, ठीक है? अब देखिए आप लोगों से लिम्फ नोड का फंक्शन मालूम है आप लोगों को? इन जनरल लिम्फ नोड का फंक्शन क्या होता है? हाँ, लिम्फ नोड हेल्प इन डिफेंस, बस अभी इतना मोटा मोटी, फ्रॉम द माइक्रोब्स और एक्सटर्नल एजेंट, माइक्रोब्स और एक्सटर्नल हार्मफुल एजेंट। तो जब कहीं भी लिम्फ नोड बहुत पूरे बॉडी में होता है और हर जगह इसका काम डिफेंस में है। डिफेंस किस? माइक्रोब से डिफेंस में, हार्मफुल एजेंट से डिफेंस में। जब खाना आप खाते हो तो उस खाना में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। ये मत सोचो कि एक वो खाना प्योर तरह का ऐसे हम फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स से, तो बहुत सारे माइक्रोब्स उसमें ऐसे। तो यहाँ पे लिम्फ नोड जो होता है ना, हम अपने ओरल रीजन से, भाई पूरे बॉडी का इंटेक कहाँ से होता है? दो ही रीजन है, नेजल रीजन, ओरल रीजन। नेजल रीजन से हवा लेते हैं, ओरल रीजन से खाना पानी लेते हैं। और कहीं से कुछ इंटेक होता है? और कहीं से कुछ इंटेक है? होता है। आप कहोगे सर इंजेक्शन लेते हैं, नासिर बोलेगा, जो है बोलेगा कि सर इंजेक्शन लेते हैं, वो भी तो इंटेक हो गया ना। भाई नॉर्मल की बात हो रही है ना, ठीक है? तो ये ऑल द टाइम एक्सपोज रहता है इन्वायरमेंटल एजेंट से, तो बहुत सारे माइक्रोब्स वगैरह जाके इस रीजन में स्पेशली जमा हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो इस रीजन में, तो यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? माइक्रोब्स को किल करने में, हार्मफुल एजेंट को किल करने में मदद करते हैं। अभी नोजल रीजन का मत पूछ लेना, यहाँ पे जितनी जरूरत। तो इस रीजन में बहुत सारे टॉन्सिल्स होते हैं,
उन पूरे टॉन्सिल्स के ग्रुप को, अराउंड 6 टाइप के टॉन्सिल्स होते हैं, और उन सारे टॉन्सिल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उन सारे टॉन्सिल्स के ग्रुप को हम कहते हैं वाल्डेयर्स रिंग। देखो भाई साहब ने मुंह खोला, देखो ये है भाई साहब का फोटो, और यहाँ पे बहुत सारे टॉन्सिल्स होते हैं, और इन सारे टॉन्सिल्स के, इसको एडिनोइड टॉन्सिल कहते हैं, देख रहे हो, एडिनोइड टॉन्सिल। तो देख रहे हो यहाँ पे एक टॉन्सिल है, यहाँ पे एक टॉन्सिल है, अब यहाँ पे भी पैलेट रीजन में भी यहाँ टॉन्सिल है, और यहाँ पे इन सारे एडिनोइड टॉन्सिल एक होता है, ट्यूबल टॉन्सिल एक राइट में एक लेफ्ट में, तो ये 2 हो गया। पैलेटाइन टॉन्सिल भी 2, एक राइट में पैलेट पे होता है, और लिंगुअल टॉन्सिल को ऑलरेडी आप जानते हो ये एक तरह का होता है। तो टोटल कितने तरह के, 6 तरह के हो गए। इन पूरे को हम कंबाइनली क्या कहते हैं, वाल्डेयर एक साइंटिस्ट थे, एक बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले इन 6 तरह के टॉन्सिल्स के बारे में डिस्क्राइब किया था, पता लगाया था। इसको हम क्या कहते हैं, वाल्डेयर्स रिंग। तो वाल्डेयर्स रिंग क्या है, ग्रुप ऑफ, ये हालांकि अब नीट में आने के या नीट में आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ एमसीक्यू के बुक में होता है। तो वाल्डेयर्स रिंग इज अ ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। व्हाट इज वाल्डेयर्स रिंग, तो वाल्डेयर्स रिंग इज द ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड present in the group of lymph nodes or a group of tonsil present in a oropharyngeal region। और ये इसमें कितने होते हैं टोटल, तो 6 टाइप के, 6 टाइप के, 6 नहीं 6 टाइप के। नहीं, नॉलेज के लिए नहीं बेटा, देखो ये इसलिए बताया ना कि ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यू में होते हैं, तो आप हमसे एमसीक्यू के क्वेश्चन में परेशान हो जाओगे, इसलिए बताया हूँ। देखो नॉलेज के लिए तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, हमें अभी अपने जितना हमारा कॉन्फाइंड सिलेबस है नीट के लिए उसको पढ़ना है, तो सारे एमसीक्यू के बुक में होगा तो उसका कि सर ने बताया ही। तो आपको ये याद रखना, वाल्डेयर रिंग कितने तरह के हैं, 6 तरह के। उसमें ट्यूबल टॉन्सिल प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ, ये याद रखिएगा, एट द ओपनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिटरी मिएटस, या इसको हम कहते हैं एस्ट्यूचियन ट्यूब, एस्ट्यूचियन ट्यूब। अब एस्ट्यूचियन ट्यूब क्या होता है, प्लीज डोंट आस्क मी राइट नाउ, व्हेन आई विल टीच यू क्या, व्हाट ईयर इन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देन आई विल टेल व्हाट इज एस्ट्यूचियन ट्यूब और इंटरनल ऑडिटरी मिएटस। तो यहाँ पे 2 ओपनिंग होता है, एक ओपनिंग यहाँ पे, एक ओपनिंग यहाँ पे, और इसी ओपनिंग के सराउंडिंग, ये इसको दूसरे कलर से हम बनाने से ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे 2 ओपनिंग्स होते हैं, इन ओपनिंग्स को हम कहते हैं, नहीं बेटा हम बताएंगे, काहे घबरा रहे हो, ठीक है ना, एस्ट्यूचियन ट्यूब, ठीक है ना, कैसे क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है, एयर प्रेशर मेंटेन करता है, क्या करता है, कैसे करता है, सारा डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी जितना जरूरत है उतना जाने। तो यहाँ पे ओपनिंग ऑफ, इसको हम चाहें तो लिख दें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग ऑफ एस्ट्यूचियन ट्यूब यहाँ पे रहता है, ठीक है ना, एयर प्रेशर मेंटेन करता है, बिल्कुल सही आपने कहा, ठीक है ना। और ठीक है, तो वाल्डेयर रिंग क्या होता है समझ में आ गया ना। चलिए, वाल्डेयर रिंग इज ओनली फॉर द एमसीक्यू पर्पस, नॉट फॉर द नीट पर्पस, क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन नहीं आता है। अब यहाँ तक हो गया। अब एक कहानी होती है स्वेलोइंग। तो स्वेलोइंग इज अ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। आप में से कितना लोग कहेंगे कि स्वेलोइंग खाना आप खाते हो तो स्वेलो वॉलंटरीली करते हो या इनवॉलंटरीली करते हो, बताओ था। अरे स्वैब, तुम जब खाना खाते हो, जोएब बोल रहा है कि सर वॉलंटरी है, बदरुल भी बोल रहे हैं, खरीजा भी बोल रही है कि जो वॉलंटरी है, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं इनवॉलंटरी है। आप खाना खाते हो तो क्या हर बार सोच के स्वेलो करते हो, ईमानदारी से बोलना, कौन कौन सोच के स्वेलो करता है हर बार। आप लगातार 20 लुकमा खाए खाना, अब 2 लुकमा तो खाते नहीं है, तो क्या आप सोच के करते हो बुसरा, यस या नो। तो फिर अगर सोच के नहीं करते हो, कॉन्शियस इफोर्ट नहीं लगाते, तो ये वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है। स्वेलोइंग, स्वेलोइंग का दूसरा टर्म क्या होता है, किसी को मालूम है, व्हाट इज द अदर बायोलॉजिकल टर्म फॉर स्वेलोइंग, अदर बायोलॉजिकल टर्म फॉर स्वेलोइंग। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही लिखा है, जिसने भी लिखा है बिस्मा ने बिल्कुल सही लिखा है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, डेग्लूटिशन, अरे यार स्पेलिंग भी कभी कभी होता है, डेग्लूटिशन स्पेलिंग करेक्शन में भी, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, मास्टिकेशन नहीं है, मास्टिकेशन का मतलब तो चबाना होता है, मेस्टिकेशन लिख रहा है, मारेंगे मुंह पे, एक मुक्का डिजिटल, एक मुक्का लगा रहे हैं तुमको अभी हम,
होता नहीं तो मैं तुमको अभी डिजिटल एक मुक्का लगाता जो है। मास्टिकेशन मतलब तो चबाना, मास्टिकेशन बोल रहा है, डेग्लूटिशन, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, डेग्लूटिशन, ठीक है ना। तो स्वेलोइंग देखो जो है ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल गलत थे वहाँ पे, कहाँ पे स्वेलोइंग के लिए। स्वेलोइंग में देखो क्या होता है ना, जैसे कि ये भाई साहब हैं, भाई साहब का तो कुछ नक्शा ही बिगड़ गया। अब देखिए ये भाई साहब का ये टंग है, यहाँ पे पैलेट है, ठीक है ना, ये पैलेट है, पैलेट में हम हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट करेंगे, ठीक है ना। तो स्वेलोइंग का मतलब क्या होता है, आपके मुंह में ये जो है, ये जो हल्का हल्का खाना सब है, ये सब आपने मास्टिकेट किया, इसको बिल्कुल चबा के छोटा छोटा एक गोल गोल स्ट्रक्चर में बना दिया। उस गोल गोल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, छोटा छोटा गोल गोल स्ट्रक्चर में बना दिया। ये खाना सब है, ये सब खाना है, बड़े बड़े पार्टिकल हैं, इसको चबा के आपने गोल गोल स्ट्रक्चर में बना दिया। इस गोल गोल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया है आप में से ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने, क्योंकि आप लोगों ने 9th-10th में ये पढ़ रखा होगा। इस गोल गोल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, बहुत छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर बन जाते हैं बहुत सॉफ्ट से, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं बोलस, ठीक है ना। तो ये बोलस जो है ना, यहाँ से अब देखो आपको याद होगा हमने बताया था, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ बिल्कुल ये आगे में होता है ऐसे, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है बताओ, व्हाट इज दिस इंटायर, ये दिस इज द लैरिंग्स, और लैरिंग्स के नीचे ये ट्रैकिया, ठीक है ना, याद है ना, लैरिंग्स। एपिग्लोटिस जो लिखा है ना, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। एपिग्लोटिस कहाँ से आ गया यार, ठीक है ना, लैरिंग्स, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला लैरिंग्स, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये लैरिंग्स, ये लैरिंग्स हो गया, और नीचे में उसके ये पूरा लैरिंग्स की, और लैरिंग्स की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस, जो कि आपने पिछले क्लास में आंसर दिया था। अब देखो इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस, ठीक है ना, एपिग्लोटिस। अब देखो आपको याद होगा यहां पे भी ये क्या चीज है, आप सब कहेंगे सर ये इसोफेगस है, बिल्कुल सही बात है, इसोफेगस, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे एक और ओपनिंग है, इस ओपनिंग, ये इंटरनल लेयर है, ये क्या चीज है, इंटरनल लेयर, इंटरनल लेयर। अब बताइए स्वेलोइंग का मतलब क्या है, तो स्वेलोइंग का मतलब होता है खाना यहाँ से यहाँ आया, स्वेलोइंग का मतलब होता है खाना यहाँ से यहाँ आया, और फिर यहाँ से यहाँ आया, और फिर यहाँ से यहाँ आया। तो स्वेलोइंग कितने स्टेप में हो रहा है, 1 2 एंड 3, कितने स्टेप में हो रहा है, 3 स्टेप में। बेटा कितने स्टेप में, हाउ मेनी स्टेप, 3 स्टेप्स, दूसरा स्टेप, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो मतलब कि ओरल कैविटी से इसोफेगस में खाना पहुंचने के पूरे प्रोसेस को हम स्वेलोइंग कहते हैं। समझ में आया बात। तो ओरल कैविटी से कहां पहुंचा, ओरोफेरिंक्स में, ओरोफेरिंक्स से कहां पहुंचा, लैरिंगोफेरिंक्स में, लैरिंगोफेरिंक्स से कहां पहुंचा, इसोफेगस में। तो आपसे पूछा जाए कि स्वेलोइंग में कितने स्टेज होते हैं, तो स्वेलोइंग में 3 स्टेज होते हैं। कहां से कहां, वो हम लिख नहीं रहे हैं, ओरल कैविटी से ओरोफेरिंक्स में, ओरोफेरिंक्स से लैरिंगोफेरिंक्स में, लैरिंगोफेरिंक्स से इसोफेगस में। तो देखो इसमें जो पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, दिस इज द वॉलुंटरी, और स्टेप 2+3 इज इनवॉलुंटरी। लेकिन कहोगे कि सर हम लोग कहाँ ऐसा, ये बिल्कुल सुनो, इनिशियली क्या होता है ना, ये ऊपर वाले वहां पे ये वॉलुंटरी भी, आप मुंह में कोई चीज को रख के जब तक स्वेलो नहीं करना चाहो, क्या स्वेलो कर सकते हो आप, ये घर पे कर सकते हो, आप मुंह में रख लो कोई चीज, चॉकलेट, आप टॉफी खाते हो, टॉफी को चूसते रहते हो, या बहुत सारी चीजों को चबा के उसका मजा लेते रहते हो काफी देर तक, उसको स्वेलो नहीं करते हो, क्या स्वेलो कर लोगे आप, अगर चाहो कॉन्सियसली कि हम स्वेलो नहीं करें तो क्या कर लोगे आप, मान लिया कोई खाना खा रहे हो, हाँ च्युइंगम, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, थैंक यू। च्युइंगम को आप कितना देर तक चबाते रहते हो, क्या स्वेलो हो जाता है, जब तक, देखो क्या होता है ना, हम अनकंस, देखो कोई चीज काम जब हम, जैसे कि साइकिल चलाते हुए, हाँ आप रमजान में कुल्ला करते हो, पानी नहीं पीते हो, ठीक है ना,
या ऐसे भी नॉर्मली अगर आपको कहीं का पानी साफ नहीं है, आपको पीने लायक नहीं है, तो कुल्ला तो कर सकते हो, लेकिन पीते नहीं हो। तो देखो क्या होता है ना कि हम जब पैदा होते हैं ना, पैदा होने के बाद ही ऊपर वाले ने ये मैकेनिज्म बना दिया है कि शुरुआत में तो वो बच्चा कॉन्शियसली, देखो नेक्स्ट क्लास, मारा चोट कौन सा एकदम बिल्कुल